बच्चों, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। हैलोजेंस हैलोरिन्स का लेक्चर नंबर 11 देखेंगे। चलिए बच्चों, लेक्चर नंबर 11 में हम लोग देखेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स, मेटल्स के साथ रिएक्शन करने पर क्या प्रोडक्ट हमारा बनेगा उसे हम लोग आज देखेंगे। तो बच्चों, रिएक्शन विथ मेटल्स में तो रिएक्शन विथ सोडियम की बात करेंगे। रिएक्शन विथ सोडियम, तो रिएक्शन विथ सोडियम में बच्चों हम लोगों को यह देना है कि एल्काइल हैलाइड को जब सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों वो हमारा क्या बनता है, एल्केन, या कह सकते हैं अगर एल्काइल हैलाइड हम 2 मोल ऑफ सोडियम अगर लें एल्काइल हैलाइड के साथ तो यहां पे ये फ्री रेडिकल के फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। यहां पर भी सेम प्रेजेंस ऑफ द ड्राइवर। बच्चों, यहां पर देखने को मिलेगा कि जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा आर फ्री रेडिकल मिलकर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। यहां पे आर एल्केन का फॉर्मेशन होगा और यहां पे एक्स फ्री रेडिकल यानी 2 एक्स फ्री रेडिकल और 2 सोडियम एटम मिलकर क्या बनाएंगे 2NaX प्लस 2NaX। इसे हम लोग बच्चों उर्ज रिएक्शन बोलते हैं। उर्ज रिएक्शन, तो उर्ज रिएक्शन में क्या फॉर्मेशन होता है, एल्केन। ठीक है, तो अगर हमको एल्काइल का नंबर अगर बढ़ाना हो तो हम लोग उर्ज रिएक्शन इजीली कराकर एल्काइल हैलाइड से एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक, अच्छा। अब बच्चों, अब इसके बाद अगर हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लें आर की जगह पे, जैसे हमारे पास है CH3X 2N, या हम लोग यहाँ पे बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि ये सेम मोल है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ द ड्राइवर ये बनेगा CH3 यानी इथेन प्लस 2NaX। X का मतलब बच्चों क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, व्हाटएवर। ठीक है, तो हमारा ये उर्ज रिएक्शन कहलाएगा जो कि हमारा एल्काइल हैलाइड से एल्केन का फॉर्मेशन कहलाएगा। ठीक, अच्छा। सेकेंड नंबर है रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स, अच्छा, सेकेंड नंबर पे है रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स, तो बच्चों अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड है जिसको हम लोग RX से लिख रहे हैं एल्काइल हैलाइड, और साथ ही अगर इनको मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में दिया जाए, रिएक्ट कराया जाए, तो हमारा जो फॉर्मेशन होगा वो बच्चों हमारा बनेगा RMgX। इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों ग्रेनॉड रिएजेंट। ग्रेनॉड रिएजेंट जो कि थ्रू आउट रिएक्शंस हम लोग देखेंगे कि इनका एप्लीकेशन क्या है, रिडक्शन कराने में कार्बोनिल कंपाउंड से किस तरीके से हम लोग रिडक्शन कराकर उन्हें रिस्पेक्टिव एल्कोहल में कैसे ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, ठीक है, 3 डिग्री हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमारा ये एल्काइल जो ग्रेनाड रिएजेंट है उसमें एल्काइल ग्रुप कैसा है। ठीक है, चलो, तो ये हमारा ग्रेनाड रिएजेंट कैसे बना, एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं ड्राई ईथर की वजह से, तो हमारा ग्रेनाड रिएजेंट बन जाता है। अब अगर हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आर की जगह पे बच्चों अगर हम फिनाइल लें और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराएं से, तो क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पे C6H5 MgCl। ये भी हमारा ग्रेनाड, मतलब मेटल्स के दोनों वैलेंसी पे एक तरफ नॉन मेटल है दूसरी तरफ एल्काइल ग्रुप है और
इनको जब ब्रेक डाउन हम लोग करेंगे बच्चों तो ये दो पॉजिटिव में से एक पॉजिटिव इसके साथ बैलेंस हो जाएंगे, एक नेगेटिव के साथ, एक पॉजिटिव बचेगा और यहाँ पे एक नेगेटिव आएगा, यही जाकर कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करता है। बहुत बढ़िया, ठीक। तो अगर हम देखें बच्चों तो इन द ग्रेनाइट रीजन द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवैलेंट बट हाईली पोलर एंड द मैग्नीशियम हाइड्रोजन बॉन्ड इज इसेंशियली आयनिक। कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और याद रखने वाली बात है कि ग्रेनाइट रीजन इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड अंडर द एनहाइड्रस कंडीशंस। जो ग्रेनाइट रीजन प्रिपेयर किया जाता है बच्चों उसके लिए एसेंशियल कंडीशंस क्या है, ड्राई ईथर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक बात और वो ये कि अगर हम ट्रेसेस ऑफ वाटर मस्ट बी अवॉइडेड, क्योंकि ग्रेनाइट रीजन है ड्राई कंडीशन ले रहे हैं तो ठीक है, तो उसके तौर पर हम लोग एल्कोहल, अमोनिया एक्सेट्रा का यूज करेंगे ताकि हमारा हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो हम कह सकते हैं ग्रेनाइट रीजन इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड अंडर द एनहाइड्रस कंडीशन, इवन द ट्रेसेस ऑफ वाटर मस्ट बी अवॉइडेड बिकॉज ग्रेनाइट रीजन रिएक्ट विथ वाटर और एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन्स लाइक एल्कोहल, अमोनिया एक्सेट्रा टू गिव द हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसीलिए हम इस तरीके के रीजन से बचने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जो कि सोर्स ऑफ प्रोटॉन्स बनाते हैं। जैसे अगर हम RMgX को ग्रेनाइट रीजन को अगर हम HOH वाटर के साथ रिएक्ट कराएं बच्चों तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि Mg H+OH- और यहाँ पे क्या होता है कि Mg2+ माइनस ये R माइनस रिएक्ट करेगा H+ से जुड़ेगा RH एल्केन का फॉर्मेशन होगा और MgX के साथ मिलकर MgOHX का एडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। और याद रखना है आपको कि जब कभी भी ग्रेनाइट रीजन का यूज आप लोग कार्बोनिल कंपाउंड पे करोगे बच्चों तो उस केस में हाइड्रोलिसिस को जरूर आप लोग कराओगे। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में आता है आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो इन सब का यूज कर कर आप लोग उसको नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराओगे, ठीक। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए अगर बच्चों किसी ऑर्डिनरी लाइट को किसी भी ऑर्डिनरी लाइट को अगर निकोल प्रिज्म पे पास किया जाए अगर बच्चों किसी ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म पे पास किया जाए तो वहां पे कुछ प्लेन पोलराइज्ड लाइट वहां से निकलते हुए दिखेंगे। ये हमारा क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहीं बच्चों यहाँ पे लिखा रहता है परपेंडिकुलर, तो उसे घबराएंगे नहीं, कहीं पैरेलल लिखा रहता है तो उसे घबराएंगे। है वो एक ही चीजें कि इसमें से हर तरीके की लाइट जब निकोल प्रिज्म पे पड़ेंगे तो उसमें से सिर्फ वही पास होगी जो परपेंडिकुलर या पैरेलल या प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनकर निकलेंगे। तो इन तरीके के लाइटों को हम बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड में पास करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड में पास करेंगे। तो बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड में पास होने के बाद क्या होंगे, ये जो पैरेलल परपेंडिकुलर या प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो डेविएशन शो करेंगे, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज शो करेंगी तो उसे हम लोग बोलेंगे बच्चों स्मॉल डी, अगर एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो उसे हम लोग स्मॉल एल बोलेंगे। स्मॉल डी को हम लोग डेस्टो भी बोलते हैं, स्मॉल एल को बोलते हैं लीवो, जो कि ये पोलैरिमीटर से मेजर किया था। ये आपका हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट कहाँ का है बच्चों, जब आप लैब में देखोगे तो वहाँ पोलैरिमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है, वहां से इसको मेजर किया जाता है। स्मॉल डी स्मॉल एल को आप देखकर नहीं बता सकते हो, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक टर्म है बच्चों कैपिटल डी कैपिटल एल, जो कि ओरिएंटेशन को नहीं बताता है बल्कि वो बताता है कंपैरेटिव एनालिसिस, ठीक है। एसिमेट्रिक कार्बन के राइट हैंड साइड में अगर OH ग्रुप रहता है बच्चों तो उसे हम लोग कैपिटल डी बोलते हैं, और अगर लेफ्ट साइड में रहता है तो उसे कैपिटल एल बोलते हैं।
तो कैपिटल डी कैपिटल एल अलग है, ठीक है। और यहाँ पे जो स्मॉल डी स्मॉल एल है उसको हम लोग देख कर नहीं बता सकते हैं, उसे एक्सपेरिमेंटल तौर पे देख कर बोला जा सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर स्मॉल डी आपको पता चल जाए तो उसके सामने अगर फ्रंट पे मिरर रखेंगे तो जो हमारा उसका अपोजिट वाला होगा वो हमारा क्या लाएगा, स्मॉल एल, मींस प्लस वाला माइनस, डेक्स्टो लीवो, स्मॉल डी स्मॉल एल। लेकिन कैपिटल डी कैपिटल एल वो हम लोग देख कर बता सकते हैं। स्मॉल डी स्मॉल एल के लिए पोलैरिमीटर चाहिए, जो कि हम लोग लैब या प्रैक्टिकल में देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग रोटेशन शो कर सकते हैं। तो बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात जब करेंगे तो अगर कोई रोटेशन नहीं होगा वो सीधी निकल जाएंगे, तो ऐसे हम बोलेंगे जीरो डेविएशन। तो इसका मतलब इनके 3 केस हो सकते हैं, मैं यहाँ पे ऐसे दिखा सकता हूँ। अगर इस तरीके से क्लॉकवाइज होगा बच्चों तो स्मॉल डी बोलेंगे, और अगर नो डेविएशन मतलब वो सीधी चली जाएगी, नो डेविएशन में जीरो रोटेशन। और अगर इधर अपोजिट होगा तो उसे बोलेंगे बच्चों एंटी क्लॉकवाइज, स्मॉल एल, इसे बोलेंगे प्लस, इसे बोलेंगे माइनस, इसे बोल सकते हैं प्लस माइनस, ठीक है। प्लस डी माइनस एल, प्लस माइनस डी एल, ठीक है। कभी कभी रेसमिक मिक्सचर के भी नाम से जाना जाता है इस तरीके के मिक्सचर को, ठीक है। तो बच्चों, इस तरीके से हम लोग देखिए कि ऑप्टिकल में किस तरीके से किसी कंपाउंड्स में रोटेशन को हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड से जब पास होते हैं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। मतलब कोई प्लेन पोलराइज लाइट को वो रोटेट ही नहीं कर सक रहे हैं, तो हम लोग उसे बोले नो डेविएशन, जीरो रोटेशन या प्लस माइनस डीएल फॉर्म। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, अब अगर हम बात करें बच्चों की ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा तब तो रोटेट्स प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा। अब प्लेन पोलराइज लाइट को अगर रोटेट करेगा बच्चों तो वो लीवो फॉर्म कहलाएगा या डेक्स्टो फॉर्म कहलाएगा। लीवो तब करेंगे जब रोटेट्स द प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट, और डेक्स्टो कब बोलेंगे बच्चों, जब रोटेट्स द प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स द राइट साइड, ठीक है। तो प्लस एंड माइनस आइसोमर्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। अच्छा, इफ ए मॉलिक्यूल्स कंटेन एसिमेट्रिक कार्बन, if a molecules contains asymmetric carbon, तब क्या होगा, and all the elements of symmetric are absent, the molecule as a whole will be asymmetric and chiral, ठीक है। जैसे हमने बोला बच्चों, सपोज दैट कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, टेट्रा वैलेंसी, तो टेट्रा वैलेंसी के लिए चारों डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। सपोज दैट क्लोरीन, ब्रोमीन और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे बच्चों क्लोरीन ले लिया, इनके चारों वैलेंसियां डिफरेंट है, तो इसे हम बोलेंगे कायरल सेंटर या स्टूडिट या स्टार से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इनके हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे बच्चों तो sp3 होना चाहिए, और ये सिंगल बॉन्डेड होते हैं और ये कहीं भी रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो एसिमेट्रिक कार्बन है वो होता क्या है, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इन विच all the 4 valency are satisfied by different atom or groups is called the asymmetric carbon or stereo center। तो स्टीरियो सेंटर बेटा यहाँ पे भी आप देख सकते हो, और जब इसी के छोटे भाई कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर रहेगा वहां पर भी आप सिस ट्रांस के फॉर्म में देख सकते हैं, वो भी स्टीरियो आइसोमर है, स्टीरियो सेंटर है। तो स्टीरियो सेंटर में आप 2 बातें पढ़ते होगे स्टीरियो में, एक कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल। तो कॉन्फिगरेशनल में क्या होता है, आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आता है, और कन्फर्मेशनल में हम लोग 700 रोमांस प्रोजेक्शन देखते हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्डेड के अराउंड क्या चीज रोटेशन देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों, ये था हमारा कायरल सेंटर। तो कायरल सेंटर कैसे पहचानते हैं कि किसी भी कार्बन या कोई एक ऐसा आइटम जो 4 वैलेंसी शो करता हो, उसके चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हो, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते हुए वो क्या करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक बच्चों। चलो, तो ये हमारा हो गया कायरलिटी, एसिमेट्रिक कार्बन हो गया कायरलिटी। कायरल मतलब क्या होता है, द ऑब्जेक्ट विच आर नॉट सुपर इम्पोजेबल, ठीक है। देख ले हम लोग क्या होता है बच्चों। अगर हम बोले कि क्या होता है ये कायरलिटी, तो कायरल का डिफिनेशन लोग दे सकते हैं, द ऑब्जेक्ट विच आर नॉट superimposable on their mirror image are called the chiral, and this property of non superimposable is called the chirality, ठीक है। तो ये कायरलिटी, ए कायरल क्या होता है, द ऑब्जेक्ट विच आर सुपरइम्पोज ऑन देयर मिरर इमेज आर कॉल्ड द ए कायरल, ठीक है। कायरलिटी कैन आल्सो बी अप्लाइड ऑन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आल्सो,
ठीक है। अब जरा हम लोग देखेंगे कि कैसे किस तरीके से बातें हम कर रहे हैं। सपोज दैट ये हमारा 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स है, जैसे हम लोग फिर से प्रोजेक्शन करते हैं। ये OH है और ये हमारा है Cl है, H है और ये बच्चों हमारा Cl3 और हमने बीच में मिरर लगा दिया। मिरर होगा तो इनका इमेज बनेगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा मिरर है। Cl इधर है तो Cl इधर रहेगा, H है दूर रहेगा और यहाँ पे बच्चों OH है और यहाँ पे क्या है आपका ठीक। अगर ये हमारा स्मॉल डी होगा बच्चों तो हमारा स्मॉल एल कहलाएगा, ये प्लस है तो माइनस कहलाएगा, ये हमारा एल रहेगा तो ये डी कहलाएगा। ये कैसे पता चलेगा? वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से, जो कि पोलैरिमीटर से रोटेशन किस तरीके से हो रहा है वो आप देख सकते हैं। अब हमने ये कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा और ये इसका मिरर इमेज है तो द मिरर आर, ये मिरर किसका है? इस ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज ये एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर हम बोलेंगे कि ये हमारे क्लॉकवाइज है तो हमारे एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब जरा देखें बच्चों, डी और एल की बात करते हैं, प्लस और माइनस की बात देखेंगे। तो स्मॉल डी और स्मॉल एल की बात करें तो बच्चों यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि अगर इनको हम उठाकर, इस मॉलिक्यूल्स को, इस कंपाउंड को, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उठाकर हम बच्चों इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दें तो क्या ये Cl इसके ऊपर जब आएगा तो क्या इसको कवर कर लेगा? नहीं। तो इसे हम लोग बोलेंगे बच्चों ये दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल हो गए, नॉन सुपर इम्पोजेबल। और इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं बच्चों इनैंसियोमर। This molecular mirror image of its object are non-superimposable and called the enantiomer. मीन्स बच्चों अगर इसको इस पे ले आकर रख दिया जाए उठा कर इसी तरीके से तो H के ऊपर Cl आ जाएगा और Cl के ऊपर हमारा H आ जाएगा। मतलब ये एक दूसरे को ढक नहीं पाए, कवर नहीं कर पाए। जैसे अगर मैं बोलूं बच्चों कि मान लीजिए आपका ये आपका हथेली है, पाम है, ठीक है, फिंगर है। अब आपने क्या किया बच्चों कि अगर इस तरीके से आपने बीच में मिरर लगा दिया और यहां से अगर देखा जाए तो इसको उठा के इनके ऊपर अगर रखा जाए, अगर इनके ऊपर, क्या ये एक दूसरे को ढक पाए? नहीं। ये थंब के नीचे देखेंगे तो ये हमारा ये वाला फिंगर आ रहा है, देखिए ये दोनों थंब है ना, थंब एक दूसरे को कवर नहीं कर पाए। बच्चों इससे हमको क्या दिखाई दे रहा है कि ये एक दूसरे को कवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को कवर नहीं कर सकते हैं, देख रहे हैं, एक दूसरे को कवर नहीं कर सकते। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोज कब होता है? जब ये जाते एक दूसरे को कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसको हम लोग बोलेंगे कि जो इनैंसियोमर होते हैं वो होते हैं जो एक दूसरे, पहली बात तो कायरल सेंटर होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव इन्हें बोलेंगे हम लोग, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और साथ ही इनका जो ये जो मिरर इमेज बना हुआ है ये अपने ऑब्जेक्ट के मिरर इमेज है और इनको ये कवर नहीं कर पाते हैं, उसी को हम लोग नॉन सुपर इम्पोजेबल बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो हमारा ये क्या है? इनैंसियोमर कहलाएगा। अगर बच्चों अगर हमने कोई मॉलिक्यूल ऐसे ले लिया और यहाँ पर हमने ले लिया बच्चों CH2 है और यहाँ पर हमने बच्चों ले लिया CH2 CH3 और यहाँ पर ले लिया Cl, तो एसिमेट्रिक कार्बन है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे। बट यहाँ पे CH2 हो जाना चाहिए लेकिन मैंने लिख लिया बच्चों CH3 CH2 और यहाँ पे आ गया CH2 CH3 ये क्या हुआ? ये तो एक दूसरे को ढक ले रहे हैं, एक दूसरे देखिए कवर कर लिया। तो इसे हम लोग बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे? ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या कहलाएंगे? सुपर इम्पोज, सुपर इम्पोजेबल, ठीक, एक दूसरे के लिए सुपर इम्पोजेबल कहलाएंगे। और सुपर इम्पोज कहलाएंगे उसके साथ साथ एक चीज और आप लोग देखोगे, अगर ये जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर इमेज को अगर कवर कर ले रहा है तो हमारा ये इनैंसियोमर नहीं कहलाएगा, तब हम इसे बच्चों बोल सकते हैं डाइस्टीरियोमर, डाइस्टीरियोमर। तो ये मिरर इमेज जो बना हुआ है वो अपने ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज नहीं है, ये एक दूसरे को कवर कर ले रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग स्टीरियोमर तो बोलेंगे, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि एक दूसरे के लिए इनैंसियोमर की तरह बिहेव करेंगे,
ठीक है, तो इनका जो रोटेशन होगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये पता चल गया कि अगर कंपाउंड एक दूसरे को कवर कर लेते हैं, ढक लेते हैं, तो ये एक दूसरे के लिए एनेंसियोमर नहीं कहलाएगी बच्चों। ठीक है, अच्छा, अगर दो अ मिक्सचर कंटेनिंग टू एनेंसियोमर इन इक्वल प्रोपोर्शन विल हैव जीरो ऑप्टिकल रोटेशन ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, सच ए मिक्सचर इज नोन एज द रेसमिक मिक्सचर और रेसमिक मॉडिफिकेशन। The process of conversion of an enantiomer into a racemic mixture is known as racemization. Example: plus minus butane to all. Plus minus butane to all. क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे? प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल या डीएल ब्यूटेन टू ऑल किसका है? रेसमाइजेशन का। किस तरीके से? ठीक है बच्चों, यहां आप देखेंगे कंपाउंड एक दूसरे को ढक ले रहा है। एक्सटर्नल कंपनसेशन, कभी कभी इस तरीके से मॉलिक्यूल्स दे दिए जाते हैं कि ठीक है, अगर यहां से कट किया जाए, मीजो फॉर्म बोलेंगे इन्हें, अगर बीच में से कट कर दिया तो आधा भाग को कवर कर लेगा, ढक लेगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे इंटरनल कंपनसेशन। आधा भाग ने आधा भाग को, आधा पार्ट ने आधा पार्ट को क्या किया? कवर किया, इसीलिए बोलेंगे इंटरनल कंपनसेशन, क्योंकि विद इन द मॉलिक्यूल्स पाया जा रहा है। और इसे हम लोग प्लस माइनस डी एल फॉर्म बोलेंगे बच्चों। इसका इनके साथ इंटरनल कंपनसेशन है और इसे भी हम लोग रेसमाइजेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंपाउंड्स का किस तरीके से रोटेशन होता है उसे हम लोग रेसमिक मिक्सचर के थ्रू से समझ सकते हैं। तो रेसमिक मिक्सचर में हम लोग क्या कर सकते हैं कि दो तरीके से देख सकते हैं, एक्सटर्नल कंपनसेशन और इंटरनल कंपनसेशन। विद इन टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में देखेंगे, बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स तो एक्सटर्नल कंपनसेशन होगा। विद इन द मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स के अंदर देखेंगे तो हमारा क्या होगा? इंटरनल कंपनसेशन। जो मिक्सचर देगा प्लस माइनस डी एल फॉर्म। ठीक है, तो आई होप कि ये लेक्चर्स आप लोगों के समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 12 में मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि टू टाइप्स के होते हैं, SN1 और SN2। तो SN1 और SN2 को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्स डिटेल में पढ़ेंगे और चीजों को समझेंगे, एग्जांपल्स विद एग्जांपल, और ढेर सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो अगला क्लास हम लोग का जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अगला क्लास आप लोग ना देखना भूलें। थैंक यू।